क्या कॉमन रीजन है विनीता मैम कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते? आजकल आप क्या बोल रहे हो? आजकल से क्या मतलब है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते? हस्बैंड्स नेवर सपोर्टेड देयर वाइफ्स। कैसे वो टर्निंग पॉइंट को उन्होंने अप किया और अपने आप को निखारा? मैंने नहीं अप किया, सर्कमस्टेंसेस ने अप किया। और मैं यही चाहती हूँ, प्लीज सर्कमस्टेंसेस का वेट मत करो। भाई इनकी लाइफ में तो ये हो गया इसलिए जग गई, हमारी लाइफ तो अच्छी खासी चल रही है। आपको नहीं पता आपकी लाइफ कब तक अच्छी चल सकती है। एक पल का नहीं पता। एक पल का नहीं पता आपको। पेजेंट की बात आ रही है तो मिस इंडिया या फिर जो शादी से पहले लड़कियां करती हैं या वही पेजेंट होता है, थोड़ा सा आज हमें इसके बारे में हमारी ऑडियंस को प्लीज आप बताएं। तो ये मेरा जो ब्यूटी पेजेंट है वो मिसेस कैटेगरी के लिए भी है, मिस कैटेगरी के लिए भी है, मिसेस कैटेगरी के लिए भी है। तो ऐसी जो भी लेडीज जो मैरिड हैं और पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, अपना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहती हैं, हंसना चाहती हैं, खिलखिलाना चाहती हैं, खुश होना चाहती हैं, ये पैजेंट उन लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे वुमेन्स की। जब बात आती है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो हमेशा एक आवाज आती है सुनने के, अरे हमें तो हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया। और आजकल देखा जाता है कि हस्बैंड सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो हस्बैंड क्यों सपोर्ट नहीं करते किसी को आगे बढ़ने के लिए? स्पेशली वो जो घरेलू महिलाएं होती हैं, वो लाइफ में बस जिस दिन शादी हुई फिर वो उस घर में ही रह जाती है, घर के उन कामों में, क्यों नहीं अपने आप को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उनकी वो छोटी छोटी बातें। जब हम कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं तो हमेशा एक उनकी तरफ से आता है, यार मेरे पति मुझे नहीं करने देगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। तो आज ये बहुत अच्छा टॉपिक हम लेके आए हैं और इस पर हम डीप में बातें करेंगे और समझेंगे कि सच में वो सपोर्ट नहीं करते हैं और क्यों हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऑथर हैं, सबसे बड़ी बात ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं और बीजी मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट की फाउंडर। तो हम स्वागत करते हैं और आज उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और सबसे पहले जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्वागत करते हैं मैम का। तो स्वागत है मैम आपका। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं मैम आपसे जानना चाहूंगी पेजेंट के बारे में। ये क्या है? हमेशा मिस इंडिया या कुछ जब पेजेंट की बात आ रही है तो मिस इंडिया या फिर जो शादी से पहले लड़कियां करती हैं या वही पेजेंट होता है, थोड़ा सा आज हमें इसके बारे में हमारी ऑडियंस को प्लीज आप बताएं। तो ये मेरा जो ब्यूटी पेजेंट है वो मिसेस कैटेगरी के लिए भी है, मिस कैटेगरी के लिए भी है, मिसेस कैटेगरी के लिए भी है। तो ऐसी जो भी लेडीज जो मैरिड हैं और पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, अपना कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर लेके जाना चाहती हैं, हंसना चाहती हैं, खिलखिलाना चाहती हैं, खुश होना चाहती हैं, ये पैजेंट उन लोगों के लिए। वेरी नाइस मैम। थोड़ा सा आज पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि विनीता श्रीवास्तव कौन है और कैसे अपने आप को इस फील्ड में लेके आए, थोड़ा सा। मैं एक औरत हूं सबसे पहले। ओके, तो मैं माँ हूं, मैं बीबी हूं, मैं बेटी हूं, मैं बहन हूं, मैं बहू हूं, मैं भाभी हूं, मैं नंद हूं, पर मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकती हूं। ना मुझे अपने ऊपर भरोसा था, ना मुझे अपने बारे में कुछ पता था, ना मेरे पेरेंट्स को पता था, ना मेरे टीचर्स को भरोसा था कि ये कभी जिंदगी में कुछ कर पाएगी। तो विनीता श्रीवास्तवा जो अब निकल के आई हैं, शी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, द फाउंडर एंड द नेशनल डायरेक्टर ऑफ वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स. We have got many pageants, VG pageants. I am an author, a TEDx speaker, a keynote speaker. और ये सारी जो विनीताज निकल के आई हैं, ये निकल के आई हैं आफ्टर द एज ऑफ 47. ओह माय गॉड, 47 एज में आपने आके ये सारी चीजें आपके अंदर से निकल हैं। हाँ जी, तो टिल द एज ऑफ 47 आई वॉज अ कंप्लीट हाउसवाइफ। 5 बच्चों की माँ हूँ, एक बेटा मेरा स्पेशल है। एक औरत की जर्नी क्या होती है, एक हाउसवाइफ की जर्नी, हाउसवाइफ छोड़ दो आप, मैं तो एक औरत की जर्नी को लेके चलूंगी। एक औरत की जर्नी क्या होती है, कैसे
एक खिलखिलाती हुई लड़की, शायद बिंदास रहने वाली लड़की शादी से पहले, उसके बाद उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो अपने आप को बंद कर देती है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसके सामने केवल उसके ना वो घर होता है, एक वो अर्थ पूरा जो ना एक ही जगह पे सिमट के चला जाता है, तो उसका घर, उसके पति, उसके बच्चे, बस वो वहीं पर सिमट के रह जाती है। तो मेरा भी यही था, टिल द एज ऑफ 47 आई वाज अ कंप्लीट हाउसवाइफ, टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, फ्रॉम वॉशरूम कि वॉशरूम में कमोड कहां पर गंदा है वहां से लेके everything. So I was doing everything till the age of 47, but I will say I was not doing anything for myself. And then after that, I started my journey. Beautiful. और एक चीज आती है, जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल एक क्या कॉमन रीजन है विनीता मैम कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते। आजकल आप क्या बोल रहे हो? आजकल से क्या मतलब है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते? हस्बैंड्स नेवर सपोर्टेड देयर वाइफ्स। दे लव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्यार भी करते हैं, वो अपनी वाइफ को हर तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से बोलती है कि मुझे ये करना है तो वो उसको वहां पर सपोर्ट नहीं करते। बहुत कम होंगे, हो सकता है यहाँ पर बैठे कुछ हस्बैंड बोलेंगे नहीं मैंने तो बहुत वाइफ को सपोर्ट किया। दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो क्या वाकई में सपोर्ट किया है। तो मैम मैं कह सकती हूँ कि उनकी परवरिश से ऐसी है, फैमिली का माहौल ऐसा है, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर पाते, क्या रीजंस रहते हैं? पता नहीं, दिमाग में लोचा है कुछ केमिकल लोचा है। क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारी ऐसी लेडीज आती होंगी जो हमेशा एक ही चीज कहती होंगी कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारी, मतलब आउट ऑफ 100 99.99 जो लेडीज होती है वो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, हर तरह के। उसमें अपनी पसंद का खाना लड़कियों को नहीं पता, वो खाना भी हस्बैंड के पसंद का बनाती है। अभी हस्बैंड कई बार उसका मूड कर जाए बोलने का कि भाई तुम अपनी मर्जी से बना लो, तो भी वो पूछेगी आप खा लेंगे क्या? फिर बोले नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। ओके फाइन, आई विल मेक समथिंग एल्स फॉर यू। राइट। तो तभी मैं बोलूँ केमिकल लोचा। तो अगर यहाँ पे जैसे अब बात आती है आपकी लाइफ की, तो मैं सर के लिए ही पूछ सकती हूँ, क्या जब आपने स्टार्ट 47 में अपने आप को किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हाउस वाइफ बन के रही थी, तो क्या सर ने आपको सपोर्ट नहीं किया था? थोड़ा तीखा सवाल है बट हाँ, नहीं आई अंडरस्टैंड दैट। देखिए सपोर्ट किया तब जब उनको ये विश्वास हो गया कि ये कुछ कर सकती है ना, ये इसके अंदर ये कुछ कर सकती, कुछ मतलब इतना सा यहां तक पहुंचूंगी, शायद उनको ये भी विश्वास नहीं था। तो तब सपोर्ट किया। एंड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि हमें साथ में काम करना पड़ा, नहीं तो फिर मैं अभी तक क्यों वेट करती 47 तक, उसके पहले क्यों नहीं? लड़की मैं सेम थी, सेम पर्सनैलिटी थी, सेम थॉट प्रोसेस था, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन क्यों इतने साल के बाद ही क्यों? ऐसा होता है कि सोसाइटी का प्रेशर एंड फैमिली का प्रेशर, तो हस्बैंड कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाते अपनी वाइफ को, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा भी होता है। देखिए एक तरह की चीज नहीं होती। कई बार खुद का केमिकल लोचा होता है, कई बार हस्बैंड सपोर्ट करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करवाना, फैमिली मना कर देती है कि क्या करोगे उसको आगे बढ़ा के। कई बार फैमिली होती है जो बोलती है उसको आगे बढ़ाओ, शायद हस्बैंड आगे नहीं बढ़ाने देना चाहता। तो हम एक चीज पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हाँ इसी वजह से ये होता है। देयर आर डिफरेंट रीजंस। और ये सब के बीच में लड़कियां फिर खुद ही धीरे धीरे बंद हो जाती। अभी आप सपोज एक हस्बैंड की जो आवाज होती है ना, बहुत भारी होती है ना, उठो तो उठो, करेक्ट, मुझे ये पसंद नहीं है। तो अगर उसने प्यार से भी बोला मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो लड़की चुप हो जाती है कि नहीं इनको ये पसंद नहीं है। और इस बात को मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ। बहुत सारे हस्बैंड्स हो सकता है इस वक्त बोलेंगे कि नहीं मैं तो कभी भी ऐसा नहीं बोलता, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं बोलता। मैं मान ही नहीं सकती कि कभी ऐसा नहीं बोलते। मैं अपने बेटों को भी देख रही हूँ, मेरे बेटे भी एक लड़के हैं, उनके अंदर भी वही वाला पावर है कि मैंने बोल दिया तो अभी मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब ये होना चाहिए। तो लड़की धीरे धीरे चुप हो जाती है। अभी जैसे सपोज उसने बोला आप चाय पियेंगे, नहीं अभी मेरा मन नहीं है,
तो उसने चाय नहीं बनाई। दूसरी बार उसको चाय पूछने में घबराहट हो रही है, लेकिन आप तो ये समझ ही नहीं रहे कि उसको घबराहट हो रही है। आप तो मैंने तो सिंपल बोला था मुझे मन नहीं है। तो नाउ यू हैव टू सी ना कि भाई आप क्या करोगे, ये आप देखो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, इसलिए सपोर्ट ना करते हो सकता है, मैंने बोला ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। कहीं पर इनसिक्योरिटी है, कहीं पर आपको लगता है कि वाइफ कुछ कर नहीं पाती, कुछ कर नहीं सकती, ये बेचारी बहुत सीधी है, इसको लोग बुद्धू बना के निकल जाएंगे, मेरी बीवी बहुत सीधी है, कभी किसी से बात नहीं करी, घर से बाहर अकेले नहीं निकली। अरे यार, शादी कब करी उसने तुमसे? किस एज में आके शादी करी? उसके पहले क्या करती थी वो? तो आप इतने सारे की वो बेचारी वो किसी से बात ही नहीं कर सकती। इतनी बेवकूफ है वो, उसको लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं। उसको तो सब्जी वाला बेवकूफ बना के चला जाता है। आप बोल बोल के उसको बेवकूफ साबित करने में लगे पड़े हो। राइट। फिर वाकई में कुछ नहीं कर पाएगी भाई, वो लड़खड़ाने लग जाएगी। एक अच्छा खासा इंसान पागल हो जाएगा। आपको अगर लगातार बोला जाए बेवकूफ 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 बेवकूफ, तो आप बोलोगे मेरी मम्मी ने शुरू से मुझे बेवकूफ बोला, इसीलिए मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें घुस गई हैं। डोंट यू थिंक दैट इज हैपनिंग विथ हर एट द यंग एट द एडल्ट एज? बचपन में हम विदाउट एनी थिंकिंग हम छोटे बच्चे की डांट लगा देते हैं, पागल है क्या? लेकिन ये चीज वो बड़े होके सुन रही है, क्या होगा फिर? उसके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। राइट। तो विनीता मैम, कोई ऐसी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, जॉब करती हैं या फिर अपने करियर में आगे बढ़ती हैं, तो कई फैमिलीज में देखा जाता है, वो हस्बैंड हो या फिर फैमिली के कोई अदर मेंबर्स, तो एक जेलसी वाली भावना आ जाती है, या फिर उसे कहते हैं ये तो बहुत तेज है, ये तो बहुत चालाक है, ये तो इस तरीके की थिंकिंग होती है। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? चुप रहती है तो चुप बहुत ज्यादा रहती है, हाँ। बोलती है तो बोलती बहुत ज्यादा है, बीच में रहती है तो बेवकूफ है, कमाती है तो ज्यादा बन रही है, अपनी पसंद का कुछ करना चाहती है तो सेल्फिश है, आपके लिए कुछ खरीदना चाहती है तो मुझे जरूरत नहीं है। आप तो उसको किसी भी हाल में जीने नहीं दे रहे। और एक तरह के ना तो एक तरह के मर्द होते हैं, ना एक तरह की औरतें होती हैं, सब अलग अलग तरह की होती है। पर आपके मन में इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? फिर आप बोलो नहीं बचपन में मैंने ऐसा देखा था ना, इस वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है। और मुझे पता है उनको, आपको बताओ उनको समझ में कब आती है? जब वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स क्रॉस कर जाते हैं, तब उनको अपनी वाइफ की अहमियत समझ में आती है। और तब ये कहते हैं यार मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तू ये करना चाहती थी, मैंने तेरे को ये करने नहीं दिया। और उसकी तो जिंदगी निकल गई, तुमको तो हाथ जोड़ के निकल गए भाई। तुम तो मुझे पता है मरते समय हाथ पकड़ के आप चले जाओगे कि सॉरी मैंने तेरे साथ बहुत गलती करी। तब तक का वेट क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं सुधर रहे हो? क्यों नहीं अपनी वाइफ, ये वाइफ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहने वाली है। राइट। आप बेसिक चीज को नहीं समझ रहे कि आप उसको अगर घर में शादी करके लेके आ रहे हो तो ये वाइफ टिल द एंड ऑफ योर लाइफ तुम्हारे साथ रहने वाली है। और आप स्टार्टिंग में उसको इतना हर्ट कर देते हो कि बाद में वो चुप होके कुछ नहीं कर पाती है। वो तो लेट हर लिव हर लाइफ, यू ऑल्सो लिव योर लाइफ। दोनों करो ना साथ में। करेक्ट। किसी एक ही पे ये भार क्यों है? पर एक बात, जैसे अभी आपने एक बात बोली है, इसी से रिलेटेड एक आपकी रील मैंने देखी है जहां आप कहती हैं कि आप हस्बैंड को समझो, वो आपके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। वो काफी मिलियंस में अभी वो गई और काफी लोगों ने उसे पसंद भी किया है। तो मतलब सडन चेंजेस मुझे दिख रहे हैं बातों में। हाँ। तो ये कैसे? मैं अभी भी वही चीज कह रही हूँ। एक हस्बैंड भी अपने घर को छोड़ के, नॉट घर को छोड़ के बाय द वे, बहुत सारे शौक उसके खत्म हो जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि उसके लिए भी एक वाइफ होती है। ओके, वाइफ की भी बहुत सारी चीजें छूटती हैं, वो एक घर में, एक नए घर में आती है। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, उस रील में भी मैंने ये कहा है कि अपने हस्बैंड को भी समझिए। ओके, अपने हस्बैंड, और मैंने ये भी बोला है उसमें कि आप अपने मन की बात उनसे नहीं कहते हो, तो वो कैसे अपने आपके मन की बात समझोगे? तो यहाँ पर लड़कियों को बोलना चाहिए ना कि मेरे मन की बात ये, मैं ये करना चाहती हूँ। उसके बाद हस्बैंड सपोर्ट करेंगे। और अगर नहीं करते तो ये जो मेरे अंदर ये चीज भर के आई है, मैंने ये चीज देखी है कि लड़कियों में बोलने की ही हिम्मत नहीं आ रही ना। तो जब पहले ही उसको डाउन कर दिया, अब उसमें बोलने की हिम्मत नहीं आ रही। मैं अभी भी यही चीज कह रही हूँ कि हाँ, लड़के भी बहुत सारी चीजें छोड़ के शादी में जाते हैं और उसके बाद उनको अपनी उनकी वाइफ उनको नहीं बता पाती है। तो आप देखो क्यों नहीं बता पा रही है।
राइट? क्यों नहीं बता पा रही? रीजन क्या है? कि ठीक है, आप वाइफ ने आपको सारी चीजें, वाइफ को आपने हर चीज के लिए रोक दिया है. ओके, आई अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो लेफ्ट योर लाइफ, बट शी हैज ऑल्सो लेफ्ट हर लाइफ. तो आपको दोनों को बराबर से करना चाहिए ना. आपका जो करने का मन है, आप अपनी वाइफ को, शी इज योर वाइफ एंड द पार्टनर, आप उसको वो नहीं समझ रहे. फॉर हर ऑल्सो, फॉर अ वाइफ ऑल्सो, ही इज योर पार्टनर. आप उसको पार्टनर नहीं समझ रहे हो, फिर ये जोड़ी कब तक चलेगी? और चलेगी तो फिर रोते रोते चलेगी. मतलब भैया के रिश्ते को एंड तक खींचना है, बस खींचना है, क्योंकि माँ बाप ने शादी करी, बहुत पैसे खर्च करे हैं शादी में. एक चीज और मैम, हमेशा मैंने देखा है और खुद ऑब्जर्व किया है कि कहीं ना कहीं वो चीज बचपन से ही आती है कि वो अपने फादर को देखते माँ को सपोर्ट नहीं करते, या फिर कहीं ना कहीं लड़के को सबसे ऊपर रखा जाता है फैमिली में. तो मैंने भी ये चीज देखी है. तो जो एक अंदर मैन के अंदर जो ईगो आ जाता है, तो पैदा तो हम जैसी औरतें ही करती हैं उसके अंदर. नहीं, ये इनबिल्ट है. देखो, भगवान ने भी आदमी और औरत को अलग अलग बनाया. राइट. आदमी में पावर दिए, है ना. आदमी का पावर अलग होता है. एक लड़का, 10 साल का लड़का भी शायद एक लेडी से ज्यादा भार उठा सकता है. वो पावर उसमें दी है लड़के में. राइट. लड़की को अलग तरीके से बनाया है. तो कुछ तो बनाया गया है, ऊपर वाले नहीं बनाया है. और जो, हाँ, औरतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है अगर वो लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं. अगर वो लड़की को बोलती हैं तू भाई को जाके पानी दे के आ, और भाई को बोलती हैं बहन से पानी मांग ले, तू बैठा रहे यहां पर, तो इसमें माँ की तो कमी है ही. माँ सबसे ज्यादा तो माँ को इसमें बेस जो है वो माँ है. लेकिन जब ये हो गया है, मेरा कहना है अब ये हो गया, अब आपकी माँ ने आपको पैदा भी कर दिया, बड़ा भी कर दिया. अब ना हम जिंदगी भर इस ट्रॉमा का भार लेके नहीं घूम सकते कि पता है बचपन में मेरे साथ ये हुआ था इसीलिए मैं ऐसा हो गया, बचपन में मेरी माँ को ऐसा देखा था. मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक फादर लाइक ही वाज अ बिग, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था. उसके 2 बेटे थे. दोनों बेटे जब बड़े हुए तो क्यों जिंदगी भर मतलब मारता पीता ड्रिंक करता था. एक बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत अच्छा इंसान, दूसरों की सेवा करने वाला बना. एक बेटा पीने वाला, खूब अय्याश बना. तो अय्याशी में उसने नाम कमाया, उन्होंने अच्छे कामों में नाम कमाया. तो जो अय्याश बेटा था उससे पूछा गया तुम ऐसे कैसे बन गए? उसने बोला मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा बन गए. दूसरे वाले से पूछा तुम ऐसे कैसे बन गए? मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे इसीलिए मैं नहीं चाहता था ऐसे बना. ओके. तो जिंदगी भर आप ना, एक आइडल तो दोनों का सेम है. राइट. पर एक कैसा बना, एक कैसा बना. तो हम लोग, और स्पेशली मैं तो लड़कियों को भी बोलूंगी और लड़कों को भी बोलूंगी, दोनों को बोलूंगी, स्पेशली हस्बैंड्स, अगर वो इस तरीके की कोई भी चीज कर रहे हैं कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने अपने पापा को देखा है कि माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आपको क्या अच्छा लगता था उस वक्त कि आपकी माँ की रिस्पेक्ट नहीं हो रही? अच्छा लगता था तो अपनी वाइफ की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो. और अगर आपको बुरा लगता था तो सुधारने का काम किसका है? अपनी जिंदगी सुधारने का काम किसका है? आपने अपनी मम्मी और पापा को अगर क्लोज नहीं देखा, और अगर आप चाहते हो कि आप हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहे, तो ऐसे तो प्यार नहीं बना रह सकता आप हस्बैंड वाइफ के बीच में. एंड हस्बैंड वाइफ इज द बेस ऑफ दिस यूनिवर्स. राइट. हस्बैंड वाइफ से ही ये दुनिया चल रही है. जो फैक्ट है वो फैक्ट है. आप आपस में क्यों नहीं वो कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं वो खुशियां रखना चाहते? अब किसी के पास बहाने होते हैं, हम कमा नहीं रहे इसलिए, या हमारे पास कमाने के अलावा हम कमाते हैं, घर में पैसे लाके देते हैं, वो करती क्या है घर में दिन भर? ये भी बोलते हैं कई बार, है ना, दिन भर घर में करती क्या है, उसके पास काम क्या है? एक औरत जो देख सकती है ना, वो आप जिंदगी में कभी भी नहीं देख सकते. करेक्ट. रिसेंटली मैंने अपने घर की सफाई करी. मेरे घर में मेड भी है. कहाँ से गंदगी निकल के आई है ना, कहाँ किसी के मोजे घुसे पड़े हैं, कहाँ पर किसी की टी शर्ट घुसी पड़ी है, वो सिर्फ मुझे नजर आई. 6 महीने से सफाई हो रही है, किसी को नजर नहीं आई. ना जिसके सॉक्स घूमे हैं उसको दिखाई दे रहा है, ना किसी की टी शर्ट घूमी है उसको नजर आ रहा है. अब जब निकल के आती, अरे ये तो मैं कब से ढूंढ रहा था. तो ढूंढा क्यों नहीं पलंग के नीचे? क्योंकि वो हमें ही नजर आता है. हमें नजर आता. तो प्लीज ये मत कहिए कि वो करती क्या है.
उसने आपकी जिंदगी को बना के रख रखा है, उसने आपको खाना दिया है, उसने आपको हेल्दी बना के रख रखा है, उसने आपको इस लायक बनाया है कि आप बाहर जाके नौकरी कर रहे हो। वरना अगर वो घर में कलह करेगी ना, घर में रोती रहेगी, जो वो बाद में रोती है, तो अगर वो ये करती रहेगी ना, तो आप कुछ भी नहीं कुछ करने लायक नहीं बनोगे। बिल्कुल। एक दिन छुट्टी दे के देखो ना, एक दिन छुट्टी दे के देखो पता चलेगा। जैसे मैम बहुत सारे फैमिली या बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट आएंगे कि हम तो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो टीचर बन जाए जिससे वो 2-2:30 बजे तक घर पे आ जाए, बाकी की चीजें देखें, या फिर एक ऑप्शन होता है कि आप अपना बुटीक खोल लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आर्मी में भी हैं औरतें, पुलिस में भी हैं औरतें, और बहुत सारी जगह पे हैं औरतें। साइंटिस्ट भी हैं, बहुत सारी जॉब है जिसमें औरतें हैं। पर कहीं ना कहीं एक हस्बैंड के दिमाग में ये भी जरूर होता है कि भाई मेरे घर का काम हो जाए, पहले वो हो जाए। राइट। पहले मैं जो सुबह, ऐसा भी होता है सुबह चाय बना के चली जाना, हाँ, खाना बना के चली जाना, खाना बना के जाना, राइट, ताकि पीछे से मुझे खाना में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं जो खाना घर पे बना लेते हैं। मैंने कहा ना, बहुत तरह के लोग होते हैं इस तरह के लोग, और बहुत सारी वाइफ्स अलग अलग तरह का, पर वो पहले से कर रही होती है, बाय द वे। शादी के बाद नहीं शुरू करती, वो शादी के पहले से कुछ ऐसा इस तरह का जॉब कर रही होती हैं, जैसे जो मैंने बोला पुलिस में या आर्मी में या कोई और, तो वो सारी चीजें शादी से पहले से कर रही होती हैं। उसके बाद तो उनको सपोर्ट मिलता है और कोई चारा भी नहीं है। तो जैसे आज का हमारा पूरा पॉइंट, कहीं ना कहीं हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, पर आप भी यहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। तो जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट करेगा, परमिशन की बात नहीं कर रही मैं, जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ के साथ खड़ा होगा, वो फैमिली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगी। आप अंबानी फैमिली को देख लो। तो अगर हम आज यहां पर बैठे हैं तो वो सपोर्ट की वजह से बैठे हैं, और इस वजह से हम ग्रो कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और हमारी फैमिली ग्रो कर पा रही है। केवल हम नहीं ग्रो कर रहे, हमारी फैमिली ग्रो कर रही है। तो जिस भी घर में हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा, उसका घर जन्नत बन जाएगा। करेक्ट, बहुत खूबसूरत। तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगी, विनीता मैम के अकॉर्डिंग, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को, जैसे अभी बताया, घर खूबसूरत बन जाएगा, फिर भी एक होता है ना कि एक विनीता मैम का मैसेज जाना चाहिए हर हस्बैंड को, तो उन्हें क्यों सपोर्ट करना चाहिए जिससे घर ब्यूटीफुल तो बनेगा, पर हो सकता है किसी के सपनों को भी पूरा किया जाए। तो आप अपनी लाइनों में प्लीज। हस्बैंड को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि उसको अपनी घरवाली खुश रखनी है। If you want to see the smile on your wife's face, and if you want to see the smile on your face, if you want to see the smile on your kid's face, then you have to support your wife. And support in which sense? देखो, कोई जरूरी नहीं है कि वो बोले कि मुझे हीरो का हार चाहिए, या मुझे मर्सिडीज चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे वो चाहिए। सपोर्ट से सिर्फ इतना मतलब है कि आप उसको समझो। वाइफ भी हस्बैंड को समझे, हस्बैंड भी वाइफ को समझे। हस्बैंड को क्यों समझे वाइफ? क्योंकि हस्बैंड बाहर से काम करके आ रहा है, ऑब्वियसली थका हुआ है, तो वाइफ को ये समझना चाहिए कि भाई वो ट्रैफिक से आ रहा है, घूम के नहीं आ रहा। तो कई बार वाइफ्स भी नहीं समझती इस चीज को कि भाई हस्बैंड अगर बाहर से घूम के आ, उसको लगता है हस्बैंड बाहर से घूम के आ रहा है, जबकि वो बाहर से जॉब करके आ रहा है। यहां पर हस्बैंड को लगता है वाइफ दिन भर घर पे बैठी है, कुछ नहीं कर रही। वो घर में बैठी, ऐसा नहीं वो कुछ नहीं कर रही, वो बहुत कुछ कर रही है। और अगर वो कुछ नहीं कर रही है तो आप उसको सपोर्ट करो ना, उसको आगे बढ़ने। आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रही है, तो उससे पूछो उसको क्या पसंद है, क्या करना चाहती है, तो कुछ करवाओ उसको, आगे बढ़ाओ उसको। बिल्कुल, ये रोना रोने से कुछ नहीं होगा कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बारे में बताती हूँ। आई वॉज अ कंप्लीट हाउस वाइफ। मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मैंने MA भी कर रखा है, मेरे पापा एयरफोर्स में थे। मैं ये नहीं बोल रही मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट थी। ये जो आप मेरा हेयर स्टाइल और आप मेरा जो ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो, आई वॉज कंप्लीट ऑपोजिट। सूट और साड़ी और सिर पे पल्लू रखने वाली बीवी, वो थी मैं। सपने थे मेरे अंदर, पर सपने भी एक लिमिट तक थे, क्योंकि वो सपने देखने की भी इजाजत
सपने देखने की इजाजत क्या, सपने हमें पता ही नहीं है सपने होते क्या, किस चीज को है। जैसे अभी आपने बोला टीचर बन जाओ या बुटीक खोल लो, तो मैंने भी बीएड किया था क्योंकि मेरे पापा ने भी यही बोला था कि बेस्ट है लड़की के लिए बीएड करना, अगर कुछ होता है बाद में तो टीचर बन जाएगी। तो आई वॉज अ टीचर बिफोर मैरिज ऑल्सो। एक स्कूल में मैंने एक नर्सरी क्लास को पढ़ाती थी, क्योंकि बेस्ट लड़की के लिए बेस्ट यही है कि आप स्कूल में टीचर बन जाओ। आई वॉज दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल जिसको ना सपने थे, ना बात करनी आती थी, ना अपना कोई अपना कोई पैशन कि क्या किस चीज में अच्छी हो। मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। उसके अलावा क्या आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता। उसके अलावा क्या पसंद है? कुछ पसंद नहीं है। मूवी देखना पसंद है, क्या मिलता है मूवी देखने में? क्या है? फालतू की चीज है, राइट। तो कुछ मैं एक ऐसी लेडी थी जिसके कोई सपने नहीं थे, और स्पेशली शादी के बाद, अगर लड़की ने शादी से पहले कुछ नहीं कर रखा है तो शादी के बाद भी शी इज जीरो कंप्लीटली। आई वॉज अ थर्ड, लाइक आई गॉट थर्ड डिवीजन इन माई 10th grade. I failed in maths. I was not good in studies. पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई साइंस का मुझे कुछ याद नहीं होता था। केमिकल लोचा मेरे दिमाग में भी था कुछ। मैंने बोला ना 3rd डिवीजन आया है, तो 3rd डिवीजन आप समझ सकते हो 10th क्लास में 3rd डिवीजन का क्या मतलब होता है। 3rd डिवीजन अगर किसी का आ गया है, इसका मतलब वो तो किसी काम की नहीं है लड़की। तो जबरदस्ती 11th 12th कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, इसलिए कर लो क्योंकि शादी अच्छे घर में हो जाएगी। और ये सब करने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, किसी भी स्कूल में कर लो। और मैंने 10th किया था केंद्रीय विद्यालय से, सेंट्रल स्कूल से, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे। 12th किया मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से, क्योंकि मैं 10th क्लास में थर्ड आई थी। तो जब मैं 11th कर रही थी तो मुझे 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में आते थे। मे आई गो टू द बाथरूम, मे आई कम इन। ओके, मे आई कम इन मैम एंड मे आई गो टू द बाथरूम मैम। ये 2 सेंटेंसेस मुझे आते थे इंग्लिश में केवल। इसके अलावा तीसरा सेंटेंस नहीं आता था। यस मैम, नो मैम आता था। तो हिंदी मीडियम स्कूल में जी मैम बोलते हैं, जी है ना, जी नहीं, जी मैम। तो जब मैं यस मैम बोलती थी, जब मैडम बोलती थी प्रेजेंट, जब प्रेजेंटेशन वाले प्रेजेंट लगता था कि एब्सेंट प्रेजेंट तो नहीं है, तो मैं उसमें अगर मैडम नाम बोलती थी तो बाकी लोग जी मैम बोलते थे, मैं यस मैम बोलती थी। तो लड़कियां मुझे बहुत वैसी नजरों से देखती थी कि इसको इंग्लिश आती है। और दूसरा ऑब्वियसली क्योंकि वो नेचर था, मे आई गो टू द बाथरूम, वो मैं मैडम से बोलती थी। मे आई कम इन, उसमें भी लड़कियां मुझे बहुत वैसे नजरों से देखती थी कि वाह, इसको तो इंग्लिश आती है। वहां से ना मेरे अंदर का एक फीलिंग जगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बोलना सीखना है। तो मैंने रैपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग जो कोर्स, जो बुक आती है वो पढ़ना शुरू किया। अपने आप से मैंने इंग्लिश में बात करनी शुरू करी। तो मुझे ये भी याद है कि मैंने जाके एक बार नर्स, क्योंकि एयरफोर्स में SSQ होता है ना, MH होता है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे नर्स से मैंने बोला आई हैव गॉट हेडेक इन माई स्टमक। क्योंकि मुझे इंग्लिश में बात करनी थी। तो मैंने ये भी बोला है। लेकिन वहां से धीरे धीरे मैंने अपने आप को ग्रो किया इंग्लिश में बात करने के लिए। ग्रेजुएशन तक आते आते 4-5 लाइनें इंग्लिश में बोल पाती थी मैं। लेकिन फिर मेरी हो गई शादी। अब शादी हो गई तो आप घर में तो इंग्लिश में बात कर नहीं सकते, पर हाँ, लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ी हुई है। तो जब घर में इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो आप कहाँ जाओगे? आपकी लैंग्वेज कहाँ जाएगी? आप वापस उसी गड्ढे में आके गिर गए। जो 4-5 सेंटेंस आते थे भूल गए। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। इंसिडेंट ये हुआ कि 15 अगस्त पे मेरे बेटे को कुछ लिखना था। मेरा नहीं, बेटे को नहीं लिखना था। मेरी मदर इन लॉ का एक स्कूल था, तो वहां पर 15 अगस्त में कुछ लिखने को बोला गया था बच्चों के लिए कि कोई स्पीच लिख दो। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, ऑब्वियसली 4-5 लाइनें तो इंग्लिश में लिख लेते हैं। 15th अगस्त इज दिस एंड दैट, दिस इज इंडिया एंड दैट। उसमें कोई एक ऐसा वर्ड था जो बहुत सिंपल था और मुझे उसकी इंग्लिश नहीं आ रही थी। हम जो हिंदी ज्यादा बोलते हैं वो दिमाग में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अगर हमें किसी से बात करनी है तो पहले हम ट्रांसलेट करेंगे कि इसको क्या बोलना है। तो मैं दिमाग में ट्रांसलेट कर रही थी और मुझे वो वर्ड का इंग्लिश नहीं आ रहा था। आई आस्क्ड माय मदर इन लॉ कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड शी सेड तुमको ये नहीं आता, इसको ये बोलते हैं। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई सेड यार तुझे क्या हो गया है? ये सारी चीजें ना हम औरतों के अंदर पता नहीं कब से चल रही होती हैं, और मैं जगी अब जाके। और मैं आपको बात बता रही हूँ 95 की। ये केस मेरे साथ 95 में हुआ।
और मैं जगी कब? 2017 में। तो जब ये टर्निंग पॉइंट आया, जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, तो और ये बोला कि तुमको ये भी नहीं आता है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे रीडर्स डाइजेस्ट मंगा के दो, क्योंकि मुझे वो पढ़नी है। आई डोंट वांट टू डाई। तो ये एक जो नेवर डाई स्पिरिट जो था ना, वो तो था अंदर, पर वो वहीं पर था, उठ नहीं रहा था ऊपर। वो उठा अब जाके। मतलब फिर वो कितना समय लगा? सबसे बड़ी बात आती है, बहुत सारी ऐसी लेडीज 1995 एक सदी बीत गई। एक सदी बाद, क्योंकि आप जैसे, मेरे जैसे बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी कि ये टाइम उन्होंने फेस किया ही होगा। सबने फेस किया है। तो वो जो टर्निंग पॉइंट, कहीं ना कहीं वो अंदर एक आपके अंदर ऊपर उठने की एक स्पिरिट थी, तो वो किस तरीके से आपने जगाई, कैसे? मतलब थोड़ा सा अपनी सक्सेसफुल स्टोरी इसके बारे में बताइए, जिससे कहीं ना कहीं लोग सुनते हैं, थोड़ी देर हर्ट होता है, फिर उसके बाद उसे भूल के फिर वापस उन्हीं गाँवों में लग जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ विनीता मैम के द्वारा कि कैसे वो टर्निंग पॉइंट को उन्होंने अप किया और अपने आप को निखारा। मैंने नहीं अप किया, सर्कमस्टेंसेस ने अप किया। और मैं यही चाहती हूँ, प्लीज सर्कमस्टेंसेस का वेट मत करो। भाई इनकी लाइफ में तो ये हो गया इसलिए जग गई, हमारी लाइफ तो अच्छी खासी चल रही है। आपको नहीं पता आपकी लाइफ कब तक अच्छी चल सकती है। एक पल का नहीं पता, एक पल का नहीं पता आपको पता है कोविड आया, कोविड में कितने लोगों की लाइफ किस तरीके से चेंज हुई। तो आपको नहीं पता। और दूसरा, आप तो यार आंख ही नहीं खोलना चाह रहे हो। मैंने बोला ना, मैं नहीं जगी, मुझे जगाया गया। राइट। तो एक माँ होती है, माँ बोलती है बच्चे को, बेटा जग जा, बेटा जग जा, बेटा जग जा। नहीं जगते, एक पानी फेंकेगी या कुछ करेगी या चिल्लाएगी, उठा नहीं जा रहा तेरे से। तो उस डांट का क्यों वेट कर रहे हो? उस पिटाई का क्यों वेट कर रहे हो? पहले क्यों नहीं जग रहे हो? अगर मैं पहले जग गई होती, एंड आई हैव रिग्रेट फॉर दैट। एक वर्ड है BPL, बम्पेलात, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वर्ड है BPL। तो BPL हुआ क्योंकि अगर मुझे जगना होता और अगर मैं जगने वाली होती, क्योंकि क्वालिटी सेम थी मेरे अंदर शायद, पर हाँ, वो क्या टैलेंट है, किस तरीके से बात कर सकती है, ये सारी चीजें तो थी नहीं, क्योंकि बोलने की इजाजत तो थी नहीं। घर में अगर शादी से पहले अगर जरा से ऊंची आवाज में बात कर लिया जाए तो डांट पड़ जाती है। लड़कियों को तो इजाजत ही नहीं है जोर से बात करने की, जवाब कैसे दिया तुमने, तो वो तो है ही नहीं, और शादी के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे जगाया गया एक BPL से। भगवान ने बोला या किसी ने भी बोला, आपके सामने ना सर्कमस्टेंसेस आते हैं, राइट, जो सर्कमस्टेंसेस आपको बताते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर्कमस्टेंसेस आने जरूरी हैं आपकी लाइफ में। पहले उठ जाओ। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता। यार टांग कटवानी जरूरी नहीं है हर चीज के लिए। आपको अपनी जिंदगी में इतना दुख झेलने की जरूरत नहीं है कि आप बाद में बोलो कि नहीं, अगर वो दुख नहीं होता तो ये खुशी नहीं मिलती मुझे। ये जरूरत नहीं है। अगर आप पहले से ही तैयार हो तो वो नौबत ही नहीं आएगी। और हम औरतें अपने तैयारी तो छोड़ दो, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे जगाया गया और फिर मैं आज इस लेवल पर आके बैठी हूँ। ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो कुछ देर पहले आपने कहा कि विनीता को मतलब ऐसी नहीं थी जो मैं अभी जस्ट अपने सामने देख रही हूँ, घूंघट एंड ऑल, साड़ी सूट, ये विनीता थी। अब मैं आज देख रही हूँ एक हेयर स्टाइल एंड एकदम डिफरेंट विनीता। कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे अपने आप को एक डिफरेंट विनीता से, मतलब जो एक संस्कारी बहू, जैसे जो कहते हैं ना, बोला जाता है कि जो लोग घूंघट रखते हैं, साड़ी पहनते हैं एंड ऑल, वो संस्कारी बहू में काउंट होता है। हाँ। तो वो फिर एकदम से कैसे विनीता को चेंज किया? यहाँ पर मैं दो चीज बोलूंगी जी। पहला ये कि ये सपना हर किसी का होता है, चाहे वो गांव की वाली लड़की हो या शहर की लड़की हो। ये सपना हर किसी का होता है कि वो मेकअप करे, वो सुंदर दिखे, शायद वो हेयर स्टाइल बनाए, मेकअप करवाए किसी से, बिल्कुल मॉडल की तरह से दिखे। हर किसी का सपना होता है। तो ये मेरा भी सपना था, लेकिन सपना कैसे पूरा होगा ये नहीं पता था। दूसरा, ये सारी चीजें मुझे पावरफुल फील करवाते हैं।
तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया इसलिए आया क्योंकि ये सपना पहले से था और ये सपना हर किसी के अंदर है, पर क्या आप वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो? कैसे लेके आ सकते हो? और मुझे देख के आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि अपने आप को सुंदर कभी भी नहीं समझते हम लोग। क्यों नहीं समझते? क्योंकि घर में डांट पड़ती है, हमेशा शीशा देखते रहते हो। हमें कोई ये नहीं बोलता बहुत प्यारी बेटी है, कोई नहीं बोलता। शादी के बाद कोई नहीं बोलता बहुत प्यारी बहू है। थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन, मतलब स्टार्टिंग में सुनते हैं, उसके बाद कोई नहीं बोलता बहुत प्यारी बहू है। शक्ल आप जो देखते हो शीशे में, वो केवल सिंदूर लगा के, लिपस्टिक लगा के निकल जाते हो। आप पूरी शक्ल नहीं देखते, अपनी पूरी बॉडी नहीं देखते। तो कब आपकी बॉडी यहां से यहां पहुंच जाती है आपको नहीं पता। कब आपके ब्लाउज का जो सिलाई उधर के ब्लाउज पहनने लायक नहीं रह जाता, वो आपको नहीं पता। इतने चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, इतने चेंजेस आते हैं आपकी माइंड में, बट आपको नहीं पता ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। और फिर जब आप जगते हो ना, जब पूरा वो टाइम निकल चुका होता है, आप अपनी पुरानी पिक्चर्स देखते हो, कितनी स्मार्ट लगती थी मैं, फिर जाके आपको लगता है यार अब मेरे पास टाइम है करने को। पर आजकल, आज के टाइम की मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जहां पे कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल मैरिज स्टोरीज भी हैं। तो क्या उन दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या एक दूसरे को सपोर्ट है, इसलिए वो सक्सेस? हाँ, सपोर्ट है। आज मैं अधिकतर देख रही हूँ, लाइक मेरी नीस है एक, हस्बैंड वाइफ दे आर वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर। उसको खाना बनाने का मन नहीं है, उसने खाना बना लिया। उसको खाना बाहर से खाना है, मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव टू ईच अदर। व्हेन दे आर सपोर्टिव टू ईच अदर, तो दे लव ईच अदर, ओनली देन दे लव ईच अदर, अदरवाइज दे विल नेवर लव ईच अदर। तो जहां पर सपोर्टिव, मैंने बोला ना, जहां पर सपोर्टिव हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, वो घर तरक्की करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घर तरक्की ना करे जिस घर में दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट होगा। हाँ। तो विनीता मैम, जैसे बहुत सारी फैमिली हैं और आज एक मौका मिल रहा है कि आपसे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सीखें, कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ऐसी इसी के साथ आती है आपकी मेंटल हेल्थ, तो है ही कहीं ना कहीं वो वक्त के साथ बदलती जाती है। आपने कहा ना कि कब आप यहाँ थे और कब आप वहां पहुंच गए आपको पता ही नहीं चलता। ऐसी होता है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, तो आपका क्या ओपिनियन है कि बहुत सारी लेडीज को आपने हमेशा जुम्बा योगा तो करते हुए देखा होगा, पर जिम के लिए अपने आप को कभी प्रिपेयर नहीं करती हैं या जिम जाना पसंद नहीं है। बहुत कम लेडीज जाती हैं जो अपने आप को वहां पे, अपने आप को बहुत खिताब भी उन्होंने जीते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया, तो बहुत कम है। हाँ। 10% में लेके चल सकते हो, बाकी 90% लेडीज जिम की तरफ फेस भी नहीं करती हैं। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जिम की तरफ फेस इसलिए नहीं करती क्योंकि जिम पेनफुल होता है। लाइफ भी तो पेनफुल जुम्बा नहीं, देखिए, हाँ लाइफ पेनफुल है ना। जुम्बा खुशी देता है। आप परेशान हो घर में, आपने थोड़ी देर जुम्बा कर लिया, फ्री फील कर रहे हो। राइट। योगा पीस देता है। तो आपने योगा कर लिया, थोड़ी देर आपने ओम कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको वो पीस दे रहा है। राइट। आप सुबह वॉक करने इसलिए जाते हो क्योंकि आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो। जिस दिन बच्चे का स्कूल नहीं है उस दिन आप वॉक करने भी नहीं जा रहे। तो जो आपने बोला जिम या वर्कआउट, तो जिम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसमें उनको पेन हो रहा है, पर उनको ये नहीं पता यही पेन गेन का काम करेगा। जुम्बा इज गुड, योगा इज गुड, बट बेस्ट इज जिम फॉर ऑल द लेडीज, एंड दिस आई हैव रियलाइज्ड नाउ। मैं पहले भी एक्सरसाइज करती थी, जुम्बा नहीं करती थी, योगा भी नहीं करती थी, पर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करती थी मैं। सीडी देखकर, कैसेट्स देखकर, वीडियो देखकर, यूट्यूब देखकर मैं एक्सरसाइजेस करती थी, पर वेट उठाना या ये सब करना नहीं करती थी मैं। अब जब मैं वेट उठाने का काम कर रही हूं, 2.5 किलो नहीं उठ पा रहा मुझसे। 2.5 किलो, 10 किलो का हम आटे का थैला उठा के रख देते हैं घर में। राइट। वहां पर 2.5 किलो का अलग अलग, जैसे यहां से उठाना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर बैक से करना है। 2.5 किलो, अपनी औकात पता चली मुझे जिम जाकर कि तो 2.5 किलो नहीं उठा पा रही। और अब मुझे एहसास हुआ, और दूसरा मेरा स्पेशल बेटा है, ही इज 27 नाउ। मुझे उसको उठाना होता है, मुझे उसको लिटाना होता है, मुझे उसको उसके डायपर क्लीन करने होते हैं, पॉटी क्लीन करनी होती है। उसके लिए मुझे अपने अंदर वो स्ट्रेंथ चाहिए।
तो मेरा एक वो भी रीजन है जिम जाने का। पर कोई जरूरी नहीं है सबके पास ये रीजन हो। प्लीज डोंट लुक फॉर द रीजंस, बिकॉज पीपल लुक फॉर द रीजंस। ये ऐसा है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मेरे पास अब जाके रीजन ये है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फिट टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन so many women around me who are walking age 50 or 40. They have got knee pain, they have got back pain, they have got sir pain, they have got everything they are having. I was having frozen shoulder, I was having knee pain, I was not able to jump when I was 30. Now at this age I am jumping. आपने प्रिपेयर किया अपने आप को? हाँ, मैंने प्रिपेयर किया अपने आप को। तो ऐसे ही आपके साथ बहुत सारी ऐसी लेडीज जुड़ी हैं और आपने उनको ट्रांसफॉर्म किया है। किसी एक लेडी की कोई स्टोरी तो आज तक आपको याद हो और उतना सडनली वो आपके पास आके के थैंक यू विनीता मैम? There are so many women, and for every woman who come to me, for me she is like I have lots of gratitude for them, क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाया है जो करोड़ों औरतें नहीं उठा पाती हैं। और अभी मैं आपको रिसेंटली एक लेडी के बारे में बता रही हूँ। आपको लगेगा कि वो तो कर ही नहीं सकती पार्टिसिपेट। गांव की लेडी है, छत्तीसगढ़ में रहती है, 3 बच्चे हैं, एक बेटा स्पेशल है, हस्बैंड नहीं है, और एक स्कूल में जॉब करती है। और उसने हिम्मत दिखाई पार्टिसिपेट करने की, उसने हिम्मत दिखाया रजिस्टर करने का। उसने पैजेंट में रजिस्टर किया और जब मैंने ऑनलाइन ऑडिशन लिया, मैंने उसको बोला देखो बेटा फीस तो लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फीस लगती है, एंड दिस इज एक्सपेंसिव, पैजेंट इज एक्सपेंसिव, एंड वॉट एवर इज एक्सपेंसिव विल गिव यू समथिंग अदर, समथिंग बेटर इन योर लाइफ, राइट? तो मैंने बोला कर पाओगे? तो उसने थोड़ी देर ऐसे ऊपर देखा, फिर बोलती एक बार तो जिंदगी में करना बनता है मैम। दैट ट्रस्ट, she does not know me, she has seen me online, she has spoken to me online, मुझको मिली नहीं है, और वो एक बार में पेमेंट करती है कि मुझे करना है ये। फिर भी ऐसी कितनी सारी लेडीज हैं मैडम, एक बार हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। ये तो कॉमन है। तो मैं ये बोलती हूँ हस्बैंड से पूछो नहीं, उनको बताओ कि आपका पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद आपकी लाइफ, केवल आप ही की लाइफ नहीं चेंज हो रही, आपके फैमिली की लाइफ चेंज हो रही है। I know how my life transformed, and this is a step-by-step process. Like you become confident to do something before. जैसे आज आप मेरा ये रूप देख रहे हो, कुछ करने का कॉन्फिडेंस आया, साड़ी से जीन्स पहनने का कॉन्फिडेंस आया, जीन्स से आपको ड्रेसेस पहनने का कॉन्फिडेंस आया, हील्स पहनने का कॉन्फिडेंस आया, हाई हील्स पहनने का कॉन्फिडेंस आया, बाल कटाने का कॉन्फिडेंस आया, बालों में कलर करने का कॉन्फिडेंस आया। तो ये स्टेप बाय स्टेप आया। एकदम से नहीं आया कि एक दिन मेरी पीआर टीम ने आया कि चलिए आपका रूप चेंज करते हैं, और रूप चेंज किया और अब एक नई विनीता करके खड़ी हो गई, मेकअप हुआ, दिखाते ना मेकअप हुआ और ये हुआ और अब ये घूम के ये निकल के आई, ये सिंड्रेला। ये नहीं होती है असल लाइफ में। यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ डे बाय डे। बट इन द पैजेंट द लाइफ चेंजेस इन 4 days। रियली? 4 दिन पहले आपको कोई नहीं जानता, 4 दिन बाद जब आप पैजेंट से जाते हो, आपका न्यूज़पेपर में नाम, आपका गूगल पर आपका नाम होता है, यू सर्च फॉर योर सेल्फ, यू आर देयर, पीपल आर कॉलिंग यू फॉर डिफरेंट अदर ओकेजन्स। 65-year-old participated in my pageant and 62-year, 60 above 60 की 2 थी। One is from Himachal, one is from झारखंड। अलग अलग जगह उनको बुलाया जा रहा है रिबन कटिंग करने के लिए। Oh my God, very special moment. Very special moment. And every woman wants this. मैं जब क्वेश्चन पूछती हूँ आपको क्या चाहिए पैजेंट से, बोलती है मैम पहचान चाहिए। और वो जब वो पहचान वर्ड बोलती है ना, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं। जिस तरीके से वो बोलती है मैम पहचान चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए, बच्चों के नजर में अपनी इज्जत चाहिए। मेरे बच्चे अब मुझे कुछ नहीं समझते, बच्चों को लगता है मम्मा को कुछ नहीं आता, जबकि मैं पहले बहुत कुछ किया करती थी। तो एक्चुअली में आपको ही बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि मैं ये हूं, मेरा ये है असली रूप। राइट। क्योंकि आपने नहीं दिखाया बच्चों को,
आपने बच्चों को बोला बेटा तेरे को क्या खाना है, ला मैं तेरे को बना के दे देती हूँ। बेटा तेरे कपड़े गंदे हो गए, ला मैं तेरे को धो देती हूँ। बेटा तेरे को नींद नहीं आ रही, ला मैं तेरे सिर में तेल लगा देती हूँ। उसके अलावा उन्होंने क्या देखा है आपका? कुछ नहीं, क्योंकि वो कभी दिखाया ही नहीं। मेरे बच्चों ने नहीं देखा था कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। रियली? तो मेरे बच्चे मुझे बोलते थे मम्मी आप हम बाहर जा रहे हैं, आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। उनको तो पता चला बाद में कि मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, कि मुझे गाड़ी चलानी भी आती है। क्या बात है मैम। ऐसे ही अभी आपने ग्रेटिट्यूड की बात की, तो आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है कि आप ग्रेटिट्यूड बहुत करते हैं, मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड, वो भी मॉर्निंग में उठ के। क्या है वो, मतलब किस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड करते हैं? एक्चुअली में आई हैव मैनिफेस्टेड माई लाइफ आफ्टर आई वेंट थ्रू ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि पहले ना आपको विश्वास नहीं होता कि इन सब चीजों से भी कुछ हो सकता है, ग्रेटिट्यूड से भी कुछ हो सकता है। अभी अगर किसी से पूछा जाए कि मैंने अभी रिसेंटली किसी से पूछा कि अपने पापा के लिए आप क्या ग्रेटिट्यूड करोगे, मम्मी के लिए क्या ग्रेटिट्यूड करोगे? अभी तक तो मम्मी ने कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या बोलूं थैंक यू, किस चीज के लिए थैंक यू बोलो? मैंने बोला उन्होंने आपको पैदा किया। चलो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, सारी मम्मियां पैदा करती हैं। कभी उन्होंने आपको आपकी पसंद का कुछ खाना दिया? कभी आपका मन था कि मम्मी आज चने की दाल बना दो, मम्मी ने बनाया? वो सब चीजें याद करके ग्रेटिट्यूड करो। हमें बेसिकली ये याद रहता है कि कब पिटाई पड़ी हमें। हमें ये याद रहता है कि पापा ने मुझे तब मारा था, मैंने वो मांगा था, मुझे पापा ने वो नहीं दिलाया। हमें मोस्टली यही, मुझे भी तो यही, मैंने अभी आपको बताया ना कुछ चीजें, पर क्योंकि वो आया अभी इसीलिए मैंने बताया। अदरवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर। So I start my day with the gratitude. I write few things about like what are the things that I am grateful for. I am grateful for this mic जहाँ से मेरी आवाज जा रही है। I am grateful for this camera, जो कैमरा यहाँ पर मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर ये कैमरा जरा सा भी खराब हो जाए, I am grateful for this light। जब बार बार जा रही है तब एहसास हो रहा है कि लाइट के जाने पे क्या असर हो रहा है, क्या वैल्यू है इसकी। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स, फॉर एसी नहीं है तब समझ में आ रहा है कि एसी की क्या वैल्यू है। तो जब कोई चीज नहीं होती तब पता चलता है। तो यही मैंने आपको बोला, हम क्यों उस चीज का इंतजार करें जब कोई चीज हमारे पास नहीं हो। जब हमारे पास है तो हम उसका ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल। तो आई मैनिफेस्ट माई लाइफ लाइक दिस। आई मैनिफेस्टेड कंटेस्टेंट्स इन माई पैजेंट and I got 56 contestants in my pageant last time. Now I am manifesting more. नंबर अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो नंबर तभी पता चलेंगे जब आएंगे. But I am manifesting contestants for my pageant. I manifest about a house, about happiness in my life, everything. I manifest that. Okay, तो मैम through gratitude. Okay, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करनी चाहिए और क्या प्रोसेस रहता है इसका? प्रोसेस उसका बहुत सिंपल है. यू हैव टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. अब प्रोसेस ये है कि हम जिंदगी में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. ये पानी, ये टेबल, ये सोफा, ये लाइट, ये एवरीथिंग, ये घर, ये दीवार, बाथरूम, नल, पानी, एवरीथिंग, राइट. तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करना है. क्योंकि एक बार करने शुरू करोगे तो ओवरवेल्म हो जाओगे. तो यू हैव टू लर्न द प्रोसेस. समडे यू हैव टू से यू हैव टू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव, फॉर द मनी यू हैव. अगर अभी मैं आपसे पूछूं आप पैसों को क्यों थैंक यू बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? मेरा ये कहना है कि मेरी पूरी लाइफ में पैसों का बहुत बड़ा रोल रहा है. अगर मुझे एक छोटी सी भी चीज चाहिए तो पैसों से आई है ना. राइट. पर कभी ये सोचा कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई? पापा ने कराई और पापा के पैसों से. पापा के पैसों से, राइट. पापा के पास पैसे नहीं होते तो पढ़ाई नहीं होती. आपने अभी बोला आपने बाइक चलाना सीखा शादी से पहले. पापा के पास पैसे नहीं होते तो पापा ने बाइक नहीं खरीदी होती. राइट. आप पैदा हुए, पापा के पास पैसे नहीं होते तो आप हॉस्पिटल में नहीं होते पैदा. राइट. दूध नहीं मिलता. तो वहां से हमें शुरुआत करनी है पैसों का. वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरी मनी दैट वी हैव रिसीव्ड. राइट. एंड दिस इज द, इफ यू गो टू सम मॉल, आप किसी शोरूम में बैठे हो, उन्होंने आपको एक बोतल पानी का दे दिया, मैं यहाँ पर आई, आपने मुझे ये पानी दिया. यू स्पेंट मनी ऑन दिस कप. इस कप में ही तो पानी पी रही हूँ, वरना मैं ऐसे करके पानी पी रही होती. राइट. है ना.
तो you spent money on that. So I am thankful for the money that you have through which you bought this cup. तो बहुत डीप में जाना होता है इसके लिए कि आपको कहां से वो thankfulness निकाले. By the way, I teach about this also. I train women on, like, sometimes I give them 21 days manifestation practices. Okay. And after doing that, इतनी सारी चीजें अंदर से बाहर निकलती है ना, वो सोच के लड़कियां रोने लग जाती है कई बार तो इतना ओवरवेलम हो जाती है कि उनको वॉमिट सा फील होने लग जाता है कि सोचती यस मैम, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं. हम बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं. बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते. हम मॉल जाते हैं, जैसे मैंने बोला, पानी पिला दिया उसने, चाय पिला दिया, हम ना सिंपल पी के निकल जाते हैं. राइट. या तो हम बोलते पैसे दिए तभी तो. आप पैसे लेके ढूंढो और आपको नहीं मिले. कोविड में पैसे थे ना सबके पास. राइट. जिसको एम्बुलेंस नहीं मिलनी थी, नहीं मिली. जिसको जिस बच्चे को माँ का लास्ट में चेहरा नहीं देखना था, वो नहीं देख पाया, चाहे जितने भी पैसे थे. तो हर चीज का बी थैंकफुल. करेक्ट. तो कोई एक ऐसी लाइन जो मैजिक हो और हर कोई अपनी लाइफ में अपनाना चाहे, तो विनीता मैम प्लीज कोई एक छोटी सी चीज मैं सबको बोलूंगी. स्टार्ट राइटिंग डाउन. Writing is very important. So start writing down whatever you are thankful for every day in the morning around 10. और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. अपनी बॉडी से ही शुरू कर लो. इंटेस्टाइन, आपके पैर, हील पहन पा रहे हो आप, आपके घुटने, आपका पूरी बॉडी, है ना, बहुत सारी चीजें. बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें. दिल है. अगर वो साथ में काम नहीं कर रहे होती सारी बॉडी, तो आपका क्या हाल होता. As I said, I have a special son. When I look at him, he is there in my life, but he's not able to do anything. He's not able to eat by himself. पर एक मैं किसी से मिली थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी. I said कि मेरा बेटा अभी ऐसा है. उन्होंने बोला आप दुखी क्यों होते हो? आपका बेटा राजाओं की जिंदगी जी रहा है. आप उसकी सेवक हो. And that line literally touched me. हाँ यार, बात तो सही कह रही है. वो तो राजाओं की जिंदगी जी रहा है, मुझे खाना खाने का मन है, खाना दो. वो तो दूसरी नजर से देखो, यस ही इज लिविंग अ वेरी हार्ड लाइफ. बट अगर मैं खुश होना चाहती हूँ, तो हमारे घर का ना बेस खुशी है. मेरे घर का बेस. हमारे पास रोने के बहुत बहाने हैं. When we started in 2017, we were not having any money. We started with the scratch. We lost everything in 2017. I was not having anything except few baggages जो हम लेके आए थे अपने साथ दुबई से. We were in Dubai at that point of time. तो वो बैगेज के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था. तो नहीं उठने का रास्ता बहुत ज्यादा होता है. गाड़ी बंद होने के रास्ते बहुत ज्यादा होते हैं. गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका एक ही होता है. चाबी घुमाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी. और गाड़ी अगर बंद है तो बहुत सारे तरीके, पंचर है, ये है, वो है. स्टार्ट करने का एक ही तरीका है. तो आपकी लाइफ को स्टार्ट करने का एक ही तरीका है. बी हैप्पी, बी इन ग्रैटिट्यूड. सो राइट 10 ग्रैटिट्यूड्स एवरी डे अबाउट एनीथिंग रैंडम. कुछ भी लिखो, जो समझ में आ रहा है लिखो. घर की लाइट, आपका घर, आपके कपड़े, आपकी अलमारी. भाई ढूंढना शुरू करो ना, इसी कमरे में हजारों चीजें मिल जाएंगी. पर लिखो, हर रोज 10 ग्रैटिट्यूड लिखो एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग. ओके. तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. यस, दैट इज अ मैजिकल प्रैक्टिस. और एक चीज और आती है मैम, जैसे अब आपके साथ प्रेजेंट में लोग जुड़ते हैं, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं. और जो लेडीज रूरल एरिया से आती हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो किस तरीके से बूस्ट अप होता है, कैसे, थोड़ा सा प्रोसेस आप हमारी ऑडियंस को बताएं. ओके, फर्स्ट इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द पेजेंट, द लिंक इज देयर. है ना, लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो. आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो. मेरी बुक, यू कैन सी द वॉक विद अ स्माइल, बुक वहां पर है. आप वो बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. आप उसमें से एक भी पेज उठा के देखोगे तो आपको उसमें कोई ना कोई नॉलेज मिल जाएगी. ओके. और केवल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल थिंग है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए. आप इस तरीके से अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टिसिपेशन हैज अ फीस डेफिनेटली.
एंड यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. आप अपने बच्चे को नर्सरी क्लास की फीस दे देते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते. आपका हस्बैंड बोलेगा कि इसको नर्सरी क्लास के में वो वाले इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाना है, आप लाखों रुपए जाके दे के आ जाते हो. पर जहां वाइफ की बारी आती है आप कुछ नहीं करते. राइट. और वाइफ भी नहीं करती, दोनों का ही होता है. वाइफ भी नहीं करती. वो बोलती है मैं हस्बैंड से पूछूंगी, पता नहीं, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, अभी मेरा बच्चा बड़ा है, अभी वो 10th क्लास में है, अभी वो ग्रेजुएट है, अभी वो ये है, अभी वो ये है. वो खुद भी नहीं करती. इसलिए मैंने बोला जो लेडीज मेरे पास आती है, फॉर मी दे आर, इसको बोलते हैं ना, आई रियली सल्यूट देम दैट दे, एंड देर आर सो मेनी वुमेन ना, आप अगर स्टोरी सुनने लग जाओगे तो दे ऑल हैव सो डिफिकल्ट लाइफ. किसी का हस्बैंड ऐसा नहीं होता जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. होते हैं कुछ, होते हैं 2-3% कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, पर किसी का हस्बैंड ऐसा नहीं होता. तो वहां पर वाइफ को बोलना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए और मैं जा रही हूँ. एंड देन हस्बैंड देमसेल्फ से कि भाई मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ की लाइफ में ये चेंज आ जाएगा. काफी मिरेकल है लोगों की लाइफ आप चेंज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात. तो जैसे सबसे बड़ी बात आती है कि आज हम मेरे थ्रू मैसेज आ रहा है या फिर हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज आ रहा है, तो फिर भी एक छोटा सा अमाउंट आप प्लीज बताएं कि एक नर्सरी की क्लास के बच्चे के बराबर अमाउंट एक लेडी अपने ऊपर अपनी लाइफ जी सकती है. मैं कहती हूँ अब पूरी लाइफ जैसे भी उन्होंने जिया, स्ट्रगल के साथ जिया, इंजॉयमेंट के साथ जिया, लव के साथ जिया, पर एक लाइफ जहां सिर्फ आप हो, आपके सपने हैं, सब कुछ है, कितने अमाउंट से कर सकते हैं? देखिए अमाउंट में डिस्क्लोज नहीं करती क्योंकि अमाउंट चेंज होता रहता है. एंड वी हैव अ ब्रांड. आई हैव वर्कड फॉर दैट. आई हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट. ओके, तो इट विल कीप ऑन चेंजिंग. आप अपनी वैल्यू कैसे लगाते हो? जस्ट यू कैन इमेजिन यू आर गेटिंग 4 night 5 days stay in a hotel. Okay. You are getting the training. You are getting the professional photo shoot done. You are getting professional makeup done. You are getting the gown for the finale. Okay. आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं. आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने का हो सकता है. राइट. आपकी नजर में. ओके. आप उसको 10 लाख भी समझ सकते हो, आप उसको 50,000 भी समझ सकते हो. अब ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो. ओके, फॉर मी आई हैव मेड दिस ब्रांड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. मैंने इसको स्क्रैच से खड़ा किया है. एक एक स्टेप मैंने इसमें अपनी केवल अपनी नहीं, अपने बच्चों की, हर किसी का, हम सब ने मिलके इसको खड़ा किया है. ओके, तो फॉर मी दिस इज वेरी कॉस्टली, बट फॉर यू it depends on how you want to take your life ahead. Right. आपके लिए हो सकता है ये, आप अगर आप उस नजर से देखो, 50 रुपए की क्या वैल्यू, आप मुझे बताओ 50 रुपए की क्या वैल्यू है? वक्त के साथ पता चलता है कि आपको उस 50 रुपए से आप क्या कर सकते हैं लाइफ में. जी, तो 50 रुपए वैसे कोई वैल्यू नहीं है 50 रुपए की, है ना? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये छोटा सा पिन 50 रुपए का है, आप बोलोगे बहुत कॉस्टली है ना? पर वो पिन किस चीज का है? वो सोने का है. आप उसको खरीद लोगे क्योंकि आपको पता है कि ये शायद आपको सस्ते में मिल रहा है. Right. ये सोना 50 रुपए का हो ही नहीं सकता जो आपको सस्ते में मिल रहा है. तो मेरा वो पिन है, आप किस तरीके से लेते हो उसको. Right. आपको मिल सोना रहा है, आपको वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही है, आप खुद उसको किस तरीके से लेके जाना चाहते हो, दैट डिपेंड्स ऑन. क्या बात है. तो अभी आप खुद सोच सकते हैं कि आप अपनी वैल्यू, अपने सपनों की वैल्यू कैसे लगा रहे हो, क्या सोच. एंड दिस इज नॉट अ किटी पार्टी थिंग बाय द वे. हमने देखा है किटी पार्टी में, मैंने बहुत जगह देखी, किटी पार्टी में लड़कियां ऐसे वॉक करती हैं, खड़ी हो जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं. मुझे अपना ये रूप नहीं नजर आता क्योंकि मुझे वो पहले वाला रूप नॉर्मल लगता था, अच्छा लगता था. लेकिन अब जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ना, तब मुझे दिख रहा है कि मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ. तो आपको तो तभी दिखाई देगा जब आप कंपैरिजन करोगे. अदरवाइज तो आप जो लाइफ जीते रहो. हम एंड की तरफ चलते हैं मैम. हमारी ऑडियंस को कुछ एक पावरफुल मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ना हस्बैंड वाइफ दोनों को दूंगी. बिल्कुल. खुद जियो और को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता.
अब तुम्हें अमन और शांति का वास्ता तुमको है भाई, तुम्हारे घर की अमन और शांति का वास्ता है तो। क्या बात है, थैंक यू सो मच विनीता मैम, बहुत एंजॉय किया मैंने और बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। कि लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हैं। यस, लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। डिपेंड करता है आपने अपने हाथ का कमान किसको दे रखा है। कमान भी अपने आप को दे रखा है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ परमिशन की जिंदगी जी रहे हो। राइट। मैं चाय बना दूं, मैं खाना बना दूं, मैं आज भिंडी बना दूं, आज बाहर चले क्या, आप केवल परमिशन की लाइफ जी रहे हो या फिर आप अपने खुद का डिसीजन भी ले रहे हो। क्या बात है। और मुझे लगता है जैसे मैंने विनीता मैम को आज नहीं पहले से फॉलो कर रखा है और काफी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैम ने इंस्पायर किया है कि किसी की लाइफ एकदम से टर्न करना, वो भी जब 47 की एज आती है ना तो लोगों को होता है ठीक है अब बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा आज ही एक, हम इसको कंटिन्यू करें थोड़ा। आज ही एक ऑडिशन लिया, उसने बोला अब तो मैं क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, बोनस जिंदगी। एंड शी इज 45। शी सेड मैडम अब तो अब बोनस की लाइफ है, जितनी भी लाइफ बची है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में। आप सोच क्या रहे हो कि इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि दुनिया कितने अच्छे लेवल पे आगे जा रही है। राइट। तो बोनस की लाइफ नहीं है ये, चाहे आप 70 साल की हो, 80 साल के हो, कोई भी लाइफ बोनस की नहीं है। अगर आपको मिली है तो लाइफ मिली है बस। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लाइफ यही है या फिर और मिलने वाली है। गो अप, बड़ा सोचो और हर एक मोमेंट को जियो। मुझे लगता है कि विनीता मैम जैसे लोग आपको हाथ पकड़ के, वो शायद मुझे लगता है वो ड्रीम आप जो रोज देखते हो फिर वापस अपनी किचन में आके उस ड्रीम को भूल जाते हो, तो उस ड्रीम को एक बार जीने की कोशिश करो तो मुझे लगता है फिर आप हर एक ड्रीम को जीना शुरू कर देंगे। बस विनीता मैम का हाथ पकड़ो और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखो। जब एक छोटा सा चेंज आता है ना तो मुझे लगता है विनीता मैम ऐसा लगता है तो और भी चेंज आ सकते हैं, आता चला जाता है फिर, राइट ना। तो अब बहुत सारी ऑडियंस तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल होंगे आपसे, जानेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां भर के आप कमेंट कर सकते हैं मैम से एनीथिंग, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो, फिर सबसे बड़ी बात अपनी लाइफ में जो ड्रीम्स आपने बचपन से देखे उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसका एक रास्ता आपको मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है, लोग कमाते हैं, ये आपको यहाँ पे बनाया हुआ रास्ता मिल रहा है। आप मैम से जुड़ सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। और प्लीज बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होंगी या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक माध्यम है, एक छोटा सा पॉडकास्ट हो सकता है किसी की लाइफ को चेंज करते। तो प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए कि एक आपका शेयर मुझे लगता है कि एक पर्सन की लाइफ चेंज कर सकता है। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। थैंक यू सो मच।